देखो आज से आपको क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। जितने दिन आपने डिफरेंशिएशन को पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में हमने 8 तरह से डिफरेंशिएट करना और 5 तरह से उसे अप्लाई करना, मतलब एप्लीकेशन। टोटल 13 डेज में आपने 13 चीजों को सीखा है। आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो कितने तरह से? 8 तरह से, जिसमें पहला नॉर्मल क्लास था, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। फिर हमने ऑपरेशन को पढ़ा, जिसमें आपका आया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर हमने चेन रूल को पढ़ा। चेन रूल के बाद में फिर इनफाइनाइट सीरीज, फंक्शन टू पावर फंक्शन, फंक्शन रिस्पेक्टिव फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन, मेनी ऑर्डर्स, ऐसे करके हमने 8 तरह के डिफरेंशिएशन को सीखा है। हमने आपको उस समय बता दिया था कि अगर डिफरेंशिएशन आप रोज कर रहे हो तो इंटीग्रेशन आपके लिए टफ हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा डिफरेंशिएशन आए उतने ही बेहतरीन इंटीग्रेशन आता है। और फिर हमने उसके एप्लीकेशन को पढ़ा, जिसमें पहला पढ़ा है रेट ऑफ चेंज, सेकंड पढ़े अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, थर्ड पढ़े मैक्सिमा एंड मिनिमा, फोर्थ नंबर पढ़े टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड लास्ट पढ़े इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जो रेट्स यहाँ पाए, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन का क्या है? जस्ट अपोजिट ऑपरेशन है। मतलब अगर किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट किया और दोबारा इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर अपना बैक हो जाएगा। जैसे आप किसी सीढ़ी के थ्रू छत पे चले जाते हो, उल्टा काम कर दोगे तो फिर कहाँ चले आओगे? नीचे। इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग थोड़ा सा समझते हैं फिर सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं। आपने एडिशन तो पढ़ा हो, ऐड। अगर हम ऐड कर रहे हो, इस चीज को सम कर रहे हो, तो हम कई तरह से जोड़ सकते हैं। किसी चीज को कितने से ऐड कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर नॉर्मल ऐड। नॉर्मल ऐड आपकी क्लास 1 से स्टार्ट कर देते हो। 2 + 2 = 4, या 6 + 4 = 10, 20 + 30 = 50। नॉर्मल एडिशन, जो नॉर्मल नंबर को ऐड करते हैं उसका सिंबल कुछ इस तरह है। इस ऐड को भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स में, एडिशन ऑफ द सीरीज। ये किसी सीरीज को ऐड करता है, जैसे सम ऑफ द ऑल इवन नंबर्स टेल टू 100, मतलब 100 तक के टोटल इवन नंबर को ऐड करो, या द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टू 1 to 1000। अब 1 to 1000 को नॉर्मल तरीके से ऐड करोगे ना तो 1 घंटा लगेगा। सीरीज उसे बहुत इजीली सॉल्व करके बता देगा। तो the sum of series of a number is handled by sigma. And third, integration. Integration is also a type of addition. ये भी एक एडिशन है, जिससे प्लस ऐड होता है, सिग्मा भी ऐड होता है और इंटीग्रेशन भी ऐड होता है। दोनों के समेत और डिफरेंस क्या है? ये नॉर्मल एडिशन है। बच्चों को पहले नॉर्मल एडिशन ही सिखाया जाता है, नॉर्मल चीजों को ऐड करना। फिर हम लोग जब आगे क्लास में आते हैं तो क्या ऐड करते हैं? सीरीज। सीरीज मतलब हम बोल रहे हैं कि 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐड कर दो 10,000 तक। तो आप कब तक ऐड कर पाओगे नॉर्मल तरीके से? बहुत टाइम लगेगा। 2 में 3 ऐड करोगे, फिर 4 ऐड करोगे, फिर 5 ऐड करोगे, ऐसे आपको कहाँ से जाना है? 10,000। तो दैट इज वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन बाय नॉर्मल मेथड। बट सीरीज उसे बहुत इजीली 2 लाइन में ऐड करके दे देगा। 2 से 3 लाइन में आप ऐड करके पा जाओगे सिग्मा को यूज करके, सीरीज को यूज करके। बट द स्मॉल एडिशन, जो स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करे, किस क्वांटिटी को? स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को, उनको हम लोग किससे हैंडल करते हैं? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन भी एडिशन का टाइप है। जैसे कि आप नॉर्मल जोड़ जोड़ते हो, जैसे आप सीरीज को जोड़ते हो, समझ लो ये जोड़ पढ़ने जा रहे हो। जैसे आपने बचपन में एडिशन पढ़ा है, बट नॉर्मल एडिशन पढ़ा है। आज भी एक एडिशन पढ़ने जा रहे हो जो किस चीजों को जोड़ेगा? स्मॉल चीजों को, मतलब छोटे छोटे चीजों को ऐड करके देगा। क्या होता है, किसी फंक्शन को हम जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है उसको फील करते हैं। सपोज कर लो आपके पास एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का आपको लेंथ भी पता है, विड्थ भी पता है। लेंथ भी पता हो, विड्थ भी पता है, तो इसकी एरिया निकाल ले जाओगे कि नहीं? कितना आएगा? लेंथ इंटू विड्थ। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। ऐसा हमारा मेंसुरेशन बताता है, मैथ के पार्ट से 3 मेंसुरेशन, जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज डिटरमाइंड बाय लेंथ इंटू विड्थ।
और यहाँ से आपको पूरी एरिया मिल जाएगी कि यहाँ पे कितने एरिया है। हाँ, पार्टिकुलर सर्किल को अगर आप देखोगे, सर्किल का एरिया एक अलग, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अलग, सर्किल का पाई आर स्क्वायर, इक्विलेटरल का रूट 3/4 ए स्क्वायर, जब स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर जो, बट हम इसे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। तो हमारा ये ऊपर वाली लाइन स्ट्रेट गई है, ये साइन के फंक्शन में चल रहा है। साइन का फंक्शन जानते हो ना ऐसे? यस सर। अब इसकी एरिया आपको बता दें, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राफ। मेंसुरेशन बता पाएगा? नहीं, मेंसुरेशन बस इतना कर सकता है, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रा कर सकता है, एक पैरेलल लाइन ड्रा कर सकता है, और पैरेलल लाइन ड्रा कर लेगा तो ड्रा करने के बाद इधर वाला बता देगा, क्योंकि इधर तो उसको क्या लग रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा है ना, इस एरिया को कवर कर लेगा। बट इस एरिया को कौन कवर कराएगा? इस एरिया, ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इसके लिए कोई फार्मूला जानते हो क्या? और मान लीजिए यहाँ भी थोड़ा सा है, ये एरिया कैलकुलेट करना, इसको हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दे, स्मॉल एरिया में, और उन एरिया को इंटीग्रेट से जोड़ दे, क्योंकि इंटीग्रेट का काम ही है स्मॉल चीजों को ऐड करना। हम इसको छोटा एरिया में क्लासिफाइड करते हैं और उन टोटल को जोड़ दे, तो इंटीग्रेशन में ये वाला एरिया दे देगा कि नहीं, ऊपर वाला। और इस तरह हम पूरे कर्व की एरिया को फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्लियर? हमारे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। जिस जगह हम मेंसुरेशन को यूज करके एरिया नहीं पाएंगे, जिस जगह हम नॉर्मल फॉर्मूले से वैल्यू नहीं अचीव कर पाएंगे, वहां पे हमें एरिया और वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करता क्या है, आप ध्यान से देखो। जैसे कि मान लीजिए हमारे मोबाइल, एक हमारे पास डिवाइस है जो पार्टिकुलर 100 का नोट गिनता है, एक ही तरह का गिनता है, एक तरह का मतलब गिनने का मतलब, जैसे आप 100 का नोट डाल दोगे तो हर नोट को 100 मान लेगा, हर नोट को जितना डाल दोगे सब। अच्छा मान लीजिए उसमें 30 को 50 का डाल दिए और 15 को 100 का डाल दिए, तो टोटल को क्या मान लेगा वो? 100 मान लेगा। ऐसे में अगर एक परफेक्ट आपके पास पैकेट है नोट्स का जिसमें सब 100 का है, तो उससे गिन सकते हो कि नहीं? लेकिन अगर उसमें आधे लोग 10 के हैं, आधे लोग 20 के हैं, कुछ लोग 50 के हैं, कुछ लोग 100 के हैं, उस मशीन से गिन पाओगे? क्यों नहीं गिन पाओगे? क्योंकि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो हर नोट्स को क्या मान रहा है? जितना सेट कर दोगे उतना मानेगा। अच्छा 50 सेट कर दोगे सबको 50 मान लेगा। और ऐसे नोट्स जिसमें कई तरह के नोट्स अवेलेबल हैं, उसको गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन सबको एक के नोट में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको एक के नोट में। एक में तो सब कन्वर्ट हो सकता है ना, अच्छा सब 20 हो सकता है नहीं, 50 और नोट 20 में कैसे हो पाएगा? 2 को 20 होगा तो 1 को कम पाओगे। आप सोचो कि 10, मान लीजिए 10 का हम 10 का सब करेंगे, ठीक है, 560 रुपया रहेगा तो सब 10 का हो जाएगा, 562 रहेगा तब कहाँ 10 का नोट हो पाएगा? मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? उसे स्मॉल नंबर के नोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वन करके सेट करके गिनवा देंगे तो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये चीज नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी एरिया को फाइंड करने के लिए जब वो एक प्रॉपर शेप में है तब तो हम फार्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ या फिर सर्किल हुआ। बट जब वो प्रॉपर डायग्राम में नहीं है, वो एक डिफरेंट डायग्राम में, जिग जैग डायग्राम में है, तो उसके एरिया को निकालने के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर फार्मूला नहीं है। जैसे इस शेप का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इस रेक्टेंगल का निकालने के लिए है। रेक्टेंगल एक प्रॉपर डायग्राम है और इस प्रॉपर डायग्राम का लेंथ टू विड्थ निकालते हैं। बट इस शेप के लिए निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, स्मॉल एरिया में क्लासिफाइड कर देंगे, छोटा एरिया कर देंगे। अब इसमें छोटा एरिया बनाओ, इतना, फिर 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 इतना। इसमें हम कितने क्लासिफिकेशन कर दिए? लगभग जितना जो समझ पाओ 10 लाख उसे हम बनाए नहीं है। इसको एकदम बारीक, पतले 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 पतले, जैसे कि आपकी स्क्रीन देखे होगी, हमारी स्क्रीन की जो क्वालिटी होती है ना, वो उसमें नंबर ऑफ लाइन्स पे डिपेंड करता है। उसमें आपको पता होगा कई बिट्स बनाए जाते हैं, लाइन बैंड्स पे रखी जाती है, और जिसमें जितने ज्यादा बैंड होते हैं उतनी बेहतरीन स्क्रीन मानी जाती है। उसमें लाइन होती है, कभी कभी 1-2 लाइन खराब हो जाती है तो ब्लैक लाइन बन जाता है स्क्रीन पे। ऐसे कंडीशन में आपको पता होगा कि इसको अगर स्मॉल छोटे एरियाओं में डिवाइड
हम उसे नॉर्मल एग्जांपल दे रहे थे। मान लीजिए आपने कर दिया y इक्वल टू साइन x, एक फंक्शन है y इक्वल टू क्या है साइन x, और आप कह रहे हो सर हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं साइन x, किसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं साइन x, किसके रिस्पेक्ट में dx। तो कहोगे सर क्या ये हमें देगा, ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या दे रहा है, साइन x का इंटीग्रेशन जो कर रहे हो क्या दे रहा है, तो हम कहेंगे आप साइन x का ग्राफ बना लो और तुम जितना इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेशन का लिमिट होता है, कहां से कहां कर रहे हो। सपोज लो हम 0 से लेके पाई तक कर रहे हैं, कहां से कहां तक 0 से पाई। अक्सर करके देखा होगा लिमिट हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो ये आया करते हैं यहां से यहां तक। इसका मतलब ये हमारी इंटीग्रेशन को 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करा रहा है। ये हमें क्या दे देगा एरिया, कौन सी एरिया, ये कर्व जितना बाउंड किया होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इतना एरिया हमें दे देगा। आप कहोगे सर अच्छा हम इसको इस तरह नहीं इंटीग्रेट करना चाहते, हमें इस तरह इंटीग्रेट करना है y इक्वल टू sin x को फंक्शन है, बट हम sin x को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं dy। वैसे y में फंक्शन लेना पड़ेगा आपको, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दें। y को यहां से देखो, x इक्वल टू देखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू बताओ, इसी फंक्शन में x इक्वल टू देखो क्या बनेगा sin y ना, तो हम sin इनवर्स y को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, किसको sin इनवर्स y को, कहां से कहां तक 0 से लेकर 1 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक। तो ये क्या दे रहा है आप सोचोगे, हम कहेंगे वो यही दे रहा है वो, बट इस बार इंटीग्रेशन वो y एक्सिस के लिमिट में करा रहा है, यहाँ पे x एक्सिस के डायरेक्शन में करा रहा है। तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है कि नहीं, ये तो ग्राफ साइन का कंटिन्यू, ये कितना टॉप लेवल होता है और ये कितना होता है 0, ये कितना होता है पाई। ये हमें एरिया इस बार y के एक्सिस पे दे रहा है जो कि इससे बाउंड हो रहा है, ये एरिया दे रहा है। समझ पाए कौन एरिया दिया, हम इंटीग्रेशन दो तरह से करा सकते हैं, एक dx के रिस्पेक्ट में क्योंकि हम मैथमेटिकली ज्यादा है, और भी करा सकते हो dt d थीटा, लेकिन एक्सिस बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास x एक्सिस होता है या तो फिर y एक्सिस होता है। x अगर dx के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो जो एरिया बाउंड होगी वो x एक्सिस एंड कर्व, ये कर्व फंक्शन और एक्सिस, और जब y से कराओगे तब कर्व एंड एक्सिस, कर्व एंड एक्सिस। क्लियर, कैसे बनेगा, कर्व एंड एक्सिस के थ्रू आप सॉल्व करके देख पाओगे कि हमें कितना एरिया दे रहा है, यही एरिया दे रहा है जो यहाँ पे बाउंड हुआ है, और यहाँ पे ये वाला एरिया दे रहा है। क्लियर, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दें कि इंटीग्रेशन फिर से बता दें, हम लोग जो जोड़ पढ़ते हैं, जोड़, सम, एडिशन, जो भी आपने पढ़े हो वो बचपन में हम लोग नॉर्मल एड पढ़ते हैं जिससे हम नॉर्मल नंबर को जोड़ते हैं, बाद में हम लोग सीरीज पढ़ते हैं, सिग्मा वाला है जो कि एक सीरीज को ऐड कर देते हैं, और अब पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन जो कि इंटर में पहली बार आपको मुलाकात होती है, और इसमें हम वेरी स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा फैक्ट है ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत वहां पड़ती है जहां पे हम अपने एरिया और वॉल्यूम जैसे प्रॉब्लम को लेकर एक प्रॉपर सेट में नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम आपको एक सर्किल दे तो एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर, अगर हम आपको एक रेक्टेंगल दे तो भी एरिया निकालोगे लेंथ इनटू विड्थ, अगर हम आपको एक स्क्वायर दे तभी एरिया निकालोगे साइड का स्क्वायर, बट अगर हम आपको एक जिगजैग शेप दे दे जैसे ये है तो इसके एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला अवेलेबल नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसके एरिया को फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, इंटीग्रेशन। कैसे निकाल देगा, वो पूरी एरिया को छोटे छोटे एरियाओं में क्लासिफाइड कर देता है और हर छोटे छोटे एरिया को जोड़ लेता है, ऐड कर लेता है, तो उसको पूरी की पूरी एरिया मिल जाती है। जैसे हम एग्जांपल फंक्शन को
इसका यूज आएगा जब हम एरिया फाइंड करेंगे तब आपका आएगा। आप घर पे जाके पहले क्या करोगे, इस पर डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आया तो इंटीग्रेशन हाथ से गया, नॉर्मल कर ले जाओगे तब तो नहीं कर पाओगे, पक्का है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब नॉर्मल में उसमें 18 थे, आपको बताए थे कि वो 18 आपको आने चाहिए, तो इंटीग्रेशन में नॉर्मल 20, वो 20 पहले आपको तैयार हो जाने चाहिए। हम देखते हैं वो 20 कौन है। सबसे पहले सिंपल तो बनाना जानते हो ना, थोड़ा सा ऊपर मोड़ के थोड़ा सा नीचे मोड़ के इंटीग्रेशन किसका कराने जा रहे हैं, x के पावर, x है हमारा x के पावर n, वहां डिफरेंशिएशन दिए थे dx, x के रिस्पेक्ट चल रहा है क्योंकि फंक्शन x का है तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे तो थीटा में फंक्शन होता था तो dy by d थीटा निकालते थे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। जब t में फंक्शन होता था तो dy by dt निकालते थे, जब x में फंक्शन होता था तो dy by dx निकालते थे। मतलब हम डिफरेंशिएशन उसी रिस्पेक्ट में करते थे जिस रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल में फंक्शन दिया जाता था। चूंकि यहाँ पे x अलजेब्रिक फंक्शन x के टर्म में दे रहा है, या t के टर्म में देगा तो क्या निकालोगे dt, या थीटा के टर्म में देगा तो क्या निकालोगे d थीटा के टर्म में। अब ऐसे में क्या होता है, x पे पावर n क्या होता है +1, एक बढ़ाया जाता है और जो नंबर बढ़ने के बाद आ जाता है उसी से डिवाइड कर, वहां कुछ अलग था, हम उसके नंबर को आगे करते थे। अब एग्जांपल देख लो, x के पावर 4 है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 4 को आगे ला के मल्टीप्लाई कर लो और उसमें एक कम कर दो। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करोगे, एक बढ़ाओ इंटीग्रेशन होना क्या है, इसको उल्टा कि नहीं, इसमें पहले मल्टीप्लाई करा लो फिर एक घटा दो, इसमें पहले बढ़ा लो, एक घटा लो, नहीं बढ़ा लो फिर मल्टीप्लाई नहीं फिर डिवाइड कर दो, जस्ट अपोजिट ऑपरेशन। समझ में आ गया? लेकिन हर एक जगह नहीं कर सकते, क्या x नॉट इक्वल -1, x -1 नहीं होना चाहिए ऐसे कंडीशन में, तो x -1 होगा तब क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पे -1, आपको पता है ये क्या है 1/x, x पे -1 इक्वल टू 1/x, और किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x ये 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। लेकिन एक आर्बिट्री कांस्टेंट कैपिटल C सब में ऐड करते रहेंगे इंटीग्रेशन के बाद। अभी हम बता रहे हैं इसको क्यों ऐड करना होता है, हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ेंगे C जिसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आप देख लो अगर हम मान लीजिए हमारे पास x³ + 2x² + 7x - 5 है, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, अब अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो फिर हमें पहले वाला जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन जब उल्टा होता है अपोजिट ऑपरेशन होता है, अब फिर इसको इंटीग्रेट करा लेंगे, बताओ कैसे होगा, इस पे पावर 3 बनेगा डिवाइड बाय 3, इस पे पावर 1 है तो 2 बनेगा डिवाइड बाय 2, और इस पे x के पावर कुछ नहीं लिखा है 0 लिखा है तो इस पे 1 पावर आ जाएगा कि नहीं, और डिवाइड बाय कितना है तो आ गया, यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया, क्या चीज नहीं आया, कांस्टेंट वैल्यू नहीं ला पा रहा है, हमारा इंटीग्रेशन वो पुरानी चीजों को ला रहा है, हमने पहले बार डिफरेंशिएट किया फिर उसको इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट किया तो फिर पहले वाला चीज आ गया। अरे भाई 16 में 2 जोड़ दो 18 हो जाता है, फिर 2 घटा दो तो फिर 16 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ घटाना एक दूसरे को उल्टा है अपोजिट है, तो एक बार डिफरेंशिएशन किए फिर इंटीग्रेट करोगे तो फिर वही आ जाएगा। लेकिन आते समय क्या पूरा चीज आ गया, नहीं ये कांस्टेंट नहीं मिल पाता है, उसी कांस्टेंट को दिखाने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ना पड़ता है, अब पता नहीं हो कितना कांस्टेंट था ये तो पता नहीं है, इसीलिए हमें कोई से नॉर्मल कांस्टेंट जोड़ते हैं जिसको आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं, तो जो हर इंटीग्रेशन में आपको जोड़ना पड़ेगा, अगर वो इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो, मतलब डिफिनिट नहीं है, लिमिट वाला नहीं है तो, समझ में आया? यस सर। क्यों जोड़ रहे हैं? यस सर।
नेक्स्ट पॉइंट थर्ड नंबर बताओ, ये 1/x का इंटीग्रेशन log x हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x था। e पे x का इंटीग्रेशन e पे x ही होगा, क्योंकि e पे x का डिफरेंशिएशन e पे x था, तो फिर e पे x का इंटीग्रेशन e पे x होगा। ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट, अगर हमारे पास a पे पावर x हो तो इंटीग्रेशन होगा a पे पावर x log e a से डिवाइड, और प्लस से तो बोलना नहीं, ऑर्बिटरी कांस्टेंट। ये उसमें मल्टीप्लाई होता था, जब a पे x का डिफरेंशिएशन होता था तो a पे x इनटू log e a मल्टीपल में होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। तो 4 तो ये हुए, 5वां नंबर sin x का बताओ, कहाँ से डिफरेंशिएशन होता था? इंटीग्रेशन पढ़ लो, cos x का प्लस sin x होता है। डिफरेंशिएशन अलग, इंटीग्रेशन अलग। माइंड पहले जून बना के दिमाग में क्या पढ़ लो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, बट डिफरेंशिएशन cos x होता था, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता था, बट यहाँ पे sin x का इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये आएगा नहीं है, तो कैसे इसको लिख सकते हो? इसका डिफरेंशिएशन करके ये मिले तभी तो लिख पाओगे। log sec x करके जाके देख लेना, इसका डिफरेंशिएशन कराए। log sec x का डिफरेंशिएशन करना है, इसको x मानोगे 1/sec x आएगा, और sec x का फिर से करोगे तो sec x into cos x tan x, तो sec x का क्या आ गया? इसका डिफरेंशिएशन करने पे फिर याद आना चाहिए, तो उल्टा है। अब बताओ आगे, cot x log sin x, मॉड में लिख रहे हैं, मॉड भी लिखते हैं, चाहे ब्रैकेट लगाना है या मॉड लगाना है। मॉड अच्छा होता है क्योंकि log नेगेटिव नंबर में वेरिएबल डिफाइन नहीं है, उसके डोमेन में। log में नेगेटिव डोमेन आता है क्या? नहीं, ग्राफ नीचे हो गए, डोमेन इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो दो नेगेटिव नंबर लिख नहीं सकते, इसलिए सिर्फ मान लगवा देते हैं कि नेगेटिव मत लेना। sec x log sec x plus tan x, वो तो आएगा ये, cot x cosec log cosec x minus cot x, कितने हुए? 10। sec स्क्वायर x का क्या होगा बाबू? sec स्क्वायर x किसी का डिफरेंशिएशन था कि नहीं? तो ये tan x इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं? tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा। cosec स्क्वायर x माइनस cot x होगा, sec x tan x किसी का था कि नहीं? sec x का होगा, sec x इसका इंटीग्रेशन होगा, cosec x cot x माइनस cosec x, माइनस लगा के करोगे तभी तो माइनस खत्म होगा, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, तब तो ये प्लस बन के बनेगा। ये किसी का पढ़े हो क्या? किसी का डिफरेंशिएशन? किसका डिफरेंशिएशन होगा? फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin इनवर्स x, क्योंकि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होगा। ये भी किसी का पढ़े हो? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन था, तो इसका इंटीग्रेशन cos इनवर्स x आएगा। ये भी किसी का था, हमने आपको बता दिया कि जितने बेहतर डिफरेंशिएशन होगा उतने ही बेहतर आपको आएगा इंटीग्रेशन, और प्रैक्टिस बनाए रखना ऑलवेज। ये होगा कि नहीं? ये भी किसी का था? किसका? sec इनवर्स x का आपका डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन sec इनवर्स x होगा। एंड लास्ट क्या होगा?
कोसेक इनवर्स x। तो कितने हुए? 20। ये 20 करके आओगे तो नॉर्मल का